गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th बायोलॉजी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम पाचन तंत्र की क्रियाविधि को पढ़ेंगे, यानी कि किस तरीके से पाचन तंत्र काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र की क्रियाविधि। किस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो देखिए, जो भोजन का पाचन है, इस प्रक्रिया में टोटल 5 चरण होते हैं। यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की कार्यप्रणाली को देखना चाहते हैं, क्रियाविधि को अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसमें टोटल कितनी प्रक्रियाएं होती है? 5 प्रक्रियाएं इसमें संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है भोजन का अंतःग्रहण। सबसे पहले क्या किया जाता है? भोजन का अंतःग्रहण किया जाता है कि जो भोजन है आपके, उस भोजन को आपको मुख में रखना होता है। तो सबसे पहला चरण क्या हो गया? भोजन का अंतःग्रहण, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंगेशन। दूसरा क्या हुआ? अब जो ये भोजन आपने ग्रहण किया, इसका क्या किया जाएगा? पाचन किया जाता है। यह पाचन का कुछ भाग मुख गुहा में संपन्न होता है, कुछ भाग स्टमक में संपन्न होता है, और मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे संपन्न होगा? आपकी आंत में कंप्लीट हो जाता है। तो भोजन को ग्रहण करने के बाद भोजन को पचाया जाता है, तो भोजन का पाचन किया जाता है। जैसे ही भोजन पचित अवस्था में हो गया, इस पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है, यानी कि जो आपके पास आहार नाल में, आंत्र में जो पचित भोजन है, इसको आहार नाल की कोशिकाओं के द्वारा या आंत्र की कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। अब जो ये भोजन है, जो रुधिर में पहुंचाया गया है, यहाँ से यह शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और विभिन्न अंगों की कोशिकाएं इन्हें ग्रहण करती है और अपनी वृद्धि करती है। इसे कहा जाता है स्वांगीकरण। क्या कहा जाता है इसे? स्वांगीकरण या असिमिलेशन। और लास्ट जो आपका अपचित भोजन है, उसी शरीर से बाहर गुदा के द्वारा त्याग दिया जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? बहिर्क्षेपण कहा जाता है। तो देखिए, जो पाचन तंत्र के क्रियाविधि को हम पढ़ेंगे, तो इन्हीं 5 चरणों में पढ़ेंगे। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और 5वां बहिर्क्षेपण। तो सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अंतःग्रहण। क्या कहा जाता है इसे? अंतःग्रहण। तो देखिए, जो मनुष्य है, मनुष्य क्या करेगा? आपके पास जो खाना है, जो कोर है, उसे आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे और मुंह में रखेंगे। ये जो प्रक्रिया है भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसे क्या कहा गया है? भोजन का अंतःग्रहण। भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसे क्या कहा गया है? भोजन का अंतःग्रहण कहा गया है। अब देखिए, मनुष्य कैसा जीव है? सर्वाहारी जीव है, यानी कि सभी प्रकार के भोजन को वो ग्रहण कर सकता है। तो मनुष्य कैसा जीव है? एक सर्वाहारी प्रकार का जीव है। तो देखिए, इस अंतःग्रहण की प्रक्रिया में मुख एवं मुखगुहा शामिल होते हैं, तथा मुखगुहा में जैसा कि हमें पता है कि दांत और जिह्वा शामिल है। तो यहाँ पे आपका क्या किया जाता है कि जो भोजन आपने ग्रहण किया है, इसे चबाया जाता है, और चबाने के बाद क्या किया जाता है? इसे निगला जाता है। तो यहाँ पे चबाने की और निगलने की प्रक्रिया संपन्न होगी। चबाने की प्रक्रिया दांतों की सहायता से संपन्न होती है, और दांत क्या करते हैं? जो आपने भोजन ग्रहण किया है, जो भोजन के बड़े कण हैं, उन्हें छोटे छोटे भागों में तोड़ने का काम किया जाता है। तो चबाने का, भोजन को काटने का काम तो कौन करेंगे? कैनायन, सॉरी, जो भोजन को काटने का काम है वो तो कौन करेंगे? आपके इंसाइजर। और इनको चबाने का काम कौन करते हैं? अग्रचवर्णक और चवर्णक द्वारा चबा लिया जाता है। अब जो आपने भोजन को चबाया है, इसको निगलने के लिए क्या करेंगे? इसमें लार मिलाई जाती है, ताकि थोड़ी लिक्विड कंडीशन में आ जाए आपका भोजन। तो चबाने के बाद इसे घुमाया जाता है और इसे क्या किया जाता है? इसमें लार मिलाई जाती है। तो क्या हुआ? जब आपके जो छोटे कण है भोजन के, जब इनमें लार मिलाई जाती है, तो क्या होता है? आपको अर्ध ठोस प्राप्त होता है। जो भोजन है किस कंडीशन में आ गया? ये अर्ध ठोस अवस्था में भोजन आपका परिवर्तित हो जाता है। तो मुख गुहा में जो भोजन अर्ध ठोस अवस्था में होता है, इसे कहा जाता है बोलस। क्या बोलेंगे इसे? बोलस। इस बोलस को क्या किया जाता है? अब निगला जाता है, और कहाँ तक पहुंचाया जाता है? इसे ग्रसनी और ग्रसिका से होते हुए अब इस भोजन को कहाँ पहुंचाया जाएगा? आमाशय में पहुंचाया जाता है। तो मुख गुहा से क्या निगला जाएगा? बोलस को निगलने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मुख गुहा में भोजन किस रूप में पाया जाता है? बोलस के रूप में पाया जाता है। तो
इस तरीके से भोजन के अंतःग्रहण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पद प्रारंभ होता है, जिसे हम कहते हैं भोजन का पाचन, दैट मीन्स डाइजेशन। अब देखिए पाचन में क्या होता है। पाचन में जो आपने ये अर्धठोस बोलस को ग्रहण किया था, इस अर्धठोस बोलस को इनके एक लक में तोड़ा जाता है। पाचन से क्या मतलब है, जो आपके पास खाद्य पदार्थों के बड़े कण हैं, जो भोज्य पदार्थों के बड़े अणु हैं, इन्हें छोटे, सरल एवं अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ा जाता है। अवशोषण योग्य अणुओं में तोड़ा जाता है। या हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें जो हमारे पास जो आवश्यक खाद्य पदार्थ थे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इनके जो आपके पास बहुलक थे, इन्हें किस में परिवर्तित किया जाता है, इनके बहुलकों को आपके एक लक में परिवर्तित किया जाता है। अगर हम बात करें जैसे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट आपके पॉलीसेकेराइड होते हैं, क्योंकि हम क्या खाएंगे, जनरली स्टार्च खाएंगे कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। स्टार्च कैसी होती है, पॉलीसेकेराइड, इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे, मोनोसेकेराइड में। और मोनोसेकेराइड में मैक्सिमम किस में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ग्लूकोज में। प्रोटीन को किस में परिवर्तित कर देंगे हम, अमीनो अम्ल में। जो प्रोटीन है, जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का था, उसे हम छोटी छोटी प्रोटीन्स के श्रृंखलाओं में और अमीनो अम्ल में तोड़ देते हैं। और जो वसा थी, इसे हम वसीय अम्ल, दैट मीन्स फैटी एसिड, और मोनोग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। यही इनके संरचनात्मक अवयव थे। तो इनको हम क्या करेंगे, आपके बहुलकों को एक लकों में परिवर्तित कर देते हैं। फिर जो ये आपके एक लक परिवर्तित हुए हैं, इन्हें क्या किया जाएगा, कोशिकाओं के द्वारा रक्त में त्याग दिया जाएगा, यानी कि यहाँ से इन्हें रक्त में छोड़ दिया जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, भोज्य पदार्थों का अवशोषण। अब देखिए, ये जो पाचन की प्रक्रिया है, ये अलग अलग आहार नाल की अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों का पाचन होता है। जैसे हम कहें कि मुख गुहा में पाचन, तो मुख गुहा में ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। हम पढ़ेंगे कि मुख गुहा में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहले मुख गुहा में पाचन स्टार्ट हो जाएगा। फिर पाचन होगा आमाशय में। हमने बात की थी कि आमाशय में पेप्सिनोजन उपस्थित होता है। यह पेप्सिनोजन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। तो आमाशय में मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होगा। और फिर हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत में, तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, तीनों का पूर्ण पाचन संपन्न हो जाता है। तो देखिए, पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। मुख गुहा में पाचन अभी हम पढ़ेंगे कि मुख गुहा में टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम होता है। जो लार है, लार में टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम की हमने जो बात की थी, यह टाइलिन या अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। और जो आपके पास पॉलीसेकेराइड थी, इन पॉलीसेकेराइड को ये डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। बड़ी बड़ी प्रोटीन की श्रृंखलाओं को, जो बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं थी, उन्हें छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में तोड़ दिया जाता है। तथा छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्णतः पाचन संपन्न हो जाता है। तो इन्हें हम इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो पाचन में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुख गुहा में पाचन। गुहा में पाचन होगा, देखिए जब हमने मुख गुहा की बात की थी, तो मुख गुहा में हमारे पास लारीय ग्रंथि थी। कौन सी ग्रंथियों के बारे में देखा था हमने, लार ग्रंथि। और ये ग्रंथियां लार का स्त्रवण कर रही थी। इस लार में हमने देखा कि बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम आयन, जल एवं विभिन्न प्रकार के लवण उपस्थित थे। अब लार ग्रंथियों में जो लार का स्त्रवण होता है, ये जो लार की पीएच है, इस लार ग्रंथि में जो लार स्त्रवित होती है, इसकी पीएच 6.2 से लेकर के 7.6 तक हो सकती है। इसकी जो पीएच है, ये वेरी करती है 6.2 से लेकर के 7.6 तक। लेकिन जो इसकी एवरेज है, जो औसत पीएच है लार की, वो कितनी होती है आपकी
6.8, अर्थात लार कैसी हो गई आपकी? अम्लीय है। लेकिन ये आपकी लिटिल बिट अम्लीय है और थोड़ी बहुत क्षारीय है, दोनों का ही मिक्स होता है, लेकिन ऑलमोस्ट कैसी होगी आपकी? अम्लीय है। ठीक है, तो लार की पीएच कैसी होगी आपकी? अम्लीय पीएच होती है। और इस लार में हमने बात की थी अभी टायलिन एंजाइम की, तो टायलिन, इसी टायलिन एंजाइम को हम अमाइलेज एंजाइम भी कह देते हैं। तो टायलिन या अमाइलेज एंजाइम इसके पास क्या होता है? उपस्थित होता है। और यह एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका? स्टार्च का पाचन करने का काम करता है। स्टार्च को क्या करेगा? ये डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है। तो जो लार में उपस्थित टायलिन या अमाइलेज एंजाइम है, ये कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स स्टार्च को डाइसैकेराइड में परिवर्तित कर देता है। डाइसैकेराइड के साथ साथ ये इसे डेक्स्ट्रीन में भी परिवर्तित कर देता है। डेक्स्ट्रीन एक पॉलीसैकेराइड है, पॉली नहीं कहेंगे इसे, हम एक तरीके से ऑलिगोसैकेराइड कह सकते हैं। तो जो ये स्टार्च है, लार क्या करेगा? इस स्टार्च को डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या है यहाँ पे? माल्टोज। माल्टोज क्या है हमारी? डाइसैकेराइड, और इसे डेक्स्ट्रीन, इसमें हमारे पास कार्बन की जो श्रृंखला है, जो ग्लूकोज के अणु है, वो कितने हो जाएंगे आपके पास? 3 से लेकर के 9 ग्लूकोज के एक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? डेक्स्ट्रोज का। जबकि माल्टोज में ग्लूकोज के कितने अणु होंगे? 2 अणु होते हैं। तो स्टार्च को माल्टोज में और अल्फा सिमिडेक्सिन में परिवर्तित कर देते हैं। अभी हमें डाइसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड मिले हैं, कार्बोहाइड्रेट का पूरा पाचन नहीं हुआ है। कि पूरा पाचन कब होगा? जब हमें माल्टोज से क्या मिल जाए? ग्लूकोज मिल जाए, और डेक्स्ट्रिन से भी क्या मिल जाए? ग्लूकोज के अणु मिल जाए। ऐसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। स्टार्च का आंशिक पाचन संपन्न होता है। तो क्या देखा हमने मुख गुहा में? मुख गुहा में अमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। इस अमाइलेज एंजाइम की पीएच 6.2 से लेकर के 7.6 तक हो सकती है, लेकिन जो एवरेज पीएच है वो कितनी निकलती है इसकी? 6.8। तो कैसा होता है ये आपका? अम्लीय होता है। पहले हमने इसको क्षारीय बता दिया था, आप इसे अम्लीय याद रखना। कैसे होगा ये? अम्लीय। इसमें टायलिन जो एंजाइम है, ये स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। कैसा पाचन करेगा? आंशिक। मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपको ग्लूकोज नहीं प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माल्टोज और डेक्स्ट्रीन। अब इस माल्टोज को ग्लूकोज में आगे हम छोटी आंत में पाचन पढ़ेंगे, वहां पे इसी माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरीके से मुख गुहा में पाचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। अब भोजन कहाँ पहुंचा? यहाँ भोजन किसके फॉर्म में था? बोलस के रूप में। इस बोलस को कहाँ डाला जाएगा? ग्रसिका, और ग्रसिका से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा ये भोजन? आपका आमाशय में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी जो पाचन है वो कहाँ होगा? आमाशय में होगा। हमें पता है आमाशय में 2 प्रकार की कोशिकाएं थी। कौन कौन सी कोशिकाएं थी? एक तो थी आपके पास जाइमोजन कोशिका, जाइमोजन कोशिका या मुख्य कोशिका। ये मुख्य कोशिका किसका स्त्रवण कर रही थी? पेप्सिनोजन का। आमाशय में हमने देखा था कि आमाशय में जो जाइमोजन कोशिकाएं थी या जो मुख्य कोशिकाएं थी, वो पेप्सिनोजन का स्त्रवण कर रही थी, जबकि जो अम्लजन कोशिकाएं थी, ये किसका स्त्रवण कर रही थी? HCl का स्त्रवण कर रही थी। ठीक है, अब ये जो पेप्सिनोजन है, ये अपने अक्रिय रूप में या निष्क्रिय रूप में उपस्थित होता है। पेप्सिनोजन कैसे उपस्थित होता है? अपने अक्रिय या निष्क्रिय रूप में उपस्थित होता है। यह पेप्सिनोजन इस HCl की उपस्थिति में पेप्सीन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो गया? पेप्सीन में। यानी कि निष्क्रिय रूप से या अक्रिय रूप से किस रूप में आ गया है? ये सक्रिय रूप में आ गया है। अब ये पेप्सीन क्या करेगा? आगे आपके आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करेगा ये? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है। तो देखिए, जो आमाशय है, इस आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे उपस्थित होता है। आमाशय में भोजन कितने घंटे उपस्थित रहेगा? एवं आमाशय में ही विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में इसे तोड़ा जाता है। देखिए, आमाशय में ये जो पेप्सिनोजन है, ये जो HCl है, इन्हें हम संयुक्त रूप से बोला जाता है जठरीय रस। क्या बोलते हैं इसे? जठरीय रस। अब जठरीय रस में क्या क्या उपस्थित होगा? देखिए, हमने बात की HCl, बिल्कुल इसमें HCl उपस्थित होता है। पेप्सिनोजन भी है इसमें,
पेप्सिनोजन भी उपस्थित। तो देखिए जठर रस में HCl, पेप्सिनोजन, श्लेष्मा और अल्प मात्रा में लाइपेज एंजाइम भी उपस्थित होता है। इसे हम बोल देंगे जठरीय लाइपेज। किंतु यह जो लाइपेज है यह आमाशय में सक्रिय नहीं होती है। और लाइपेज किसका पाचन करती है? वसा का। तो आमाशय में वसा का पाचन नहीं होता है क्योंकि जो लाइपेज है वो किस रूप में होती है? निष्क्रिय रूप में उपस्थित होती है। यहाँ पे जो पेप्सिनोजन है, हमने पेप्सिनोजन की बात कर ली, निष्क्रिय था, HCl की उपस्थिति में सक्रिय हो गया और क्या करेगा? ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन कैसे करेगा? जो इसकी pH कैसी है? अम्लीय HCl की उपस्थिति में प्रबल अम्लीय, यानी कि pH कितनी रहेगी इसकी? 2 से 3 इसकी pH रहती है। प्रोटीन की जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला थी, प्रोटीन की कैसी श्रृंखला होती है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को क्या करेगा? ये प्रोटियोज, पेप्टोन, साथ ही साथ क्या करेगा? ये छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देगा। जो बड़ी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला थी इन्हें छोटे पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। कि कौन तोड़ेगा? ये पेप्सिन। तो देखिए क्या बात करी हमने आमाशय की। देखिए आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे उपस्थित रहता है। आमाशय में विशेष प्रकार का जठरीय रस स्त्रवित होता है। इस जठरीय रस में HCl का स्त्रवण अम्लजन कोशिका के द्वारा, पेप्सिनोजन का स्त्रवण जाइमोजन या मुख्य कोशिका के द्वारा, म्यूकस कोशिकाओं, कलश कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रवण किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में निष्क्रिय लाइपेज एंजाइम भी उपस्थित होता है। इसका लाइपेज भी निष्क्रिय अवस्था में होता है और पेप्सिनोजन भी निष्क्रिय अवस्था में होता है। लेकिन ये जो पेप्सिनोजन है ये HCl की उपस्थिति में पेप्सीन में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही ये पेप्सीन में परिवर्तित होगा तो क्या होगा? देखिए बड़ी बड़ी पॉलीपेप्टाइड चेन को क्या कर देगा? ये प्रोटियोज, पेप्टोन और छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। साथ ही साथ आप भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं, एक तो वो लार की उपस्थिति में, क्योंकि लार में लाइसोजाइम है तो वहां पे नष्ट हो जाएंगे। और आमाशय की प्रबल अम्लीय pH के कारण जो 2 से 3 के बीच में रहती है, आपके अन्य बैक्टीरिया भी यहाँ पे नष्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए जैसे ही आमाशय में भोजन में क्या मिल गया आपके पास? HCl उपस्थित हो गया। आमाशय में जो भोजन है इसे क्या कह दिया जाता है? काइम। क्या बोल देंगे इस भोजन को? जो मुख गुहा में भोजन था उसे तो हमने क्या बोल दिया था? बोलस। और आमाशय में जो भोजन था इसे हमने क्या बोल दिया था? काइम बोल दिया था। आमाशय में अल्प मात्रा में वसा का भी पाचन होता है। जो मक्खन में वसा उपस्थित होती है उसका भी लाइपेज के कारण पाचन हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से वसा का पाचन कहाँ होगा? आपके छोटे हाथ में। यहाँ पे भी आपका प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ है। तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ देखेंगे? छोटी आंत में पाचन की प्रक्रिया को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।